हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निडोज में। तो पिछले इतने दिनों से जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो फंडामेंटल डेवलप कर रहे थे ताकि आज के बाद से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोलैप्स लोड को फाइंड आउट कर सके। कहने का मतलब कि आज के बाद से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट कंडीशन और डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशन इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। उस सपोर्ट कंडीशन और उस लोडिंग कंडीशन के अंतर्गत हम लोग उसकी कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब कि हम लोग मिनिमम लोड को फाइंड आउट करेंगे जिस लोड पे वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस एनालिसिस में जो हम लोग कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने का जो एनालिसिस करेंगे उसके अंदर गिन चुन के 2-3 बातें हैं या 3-4 बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। जो आप ध्यान रखिएगा तो कभी आपका एनालिसिस गलत नहीं होगा और उस एनालिसिस से आप हमेशा कोलैप्स लोड सही निकाल लेंगे। हमको पता है कि वो 3-4 बातें आपको हमेशा से परेशान कर रही होंगी और आप जब तक उसको नहीं समझिएगा वो हमेशा आपको परेशान करती रहेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर में बने रहिए लास्ट तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। उसके बाद से सारे कोलैप्स लोड अबाउट आप बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास से। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग कोलैप्स लोड फाइंड करेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, जब हमारा पॉइंट लोड जो है वो सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। तो पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। ये रहा सिंपली सपोर्टेड बीम और ये हमारा जो पॉइंट लोड है वो W वो एक्ट कर रहा है सेंटर पे। इसका बीम का लेंथ बता देते हैं। ये लेंथ से आप लोग पता चल पाएगा कि ये सेंटर पे ही लग रहा है। बीम का जो लेंथ है वो L है और जो ये लेंथ लग रहा है जितने पे लोड एक्ट कर रहा है वो L/2 पे। कहने का मतलब ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस लोड के बाद आप रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बीम का। तो जब ये रिएक्शन निकालेंगे तो ये W/2 और ये W/2 ये आ जाएगा, ये आपको पता होगा। ये पॉइंट हम मार्क कर देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। अब लोड क्या करेगा, लोड एक प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन करेगा, तब जाके इसको फेल करा पाएगा प्लास्टिक मैकेनिज्म, तभी तो होगा। तो प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन कराने के लिए, मैकेनिज्म कराने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर का हमको 2 चीज़ पता होना चाहिए। आपको बेसिक बता रहे हैं इसलिए इस चीज़ से याद रखिएगा हमेशा कि हमको उस स्ट्रक्चर के अंदर कितने हिंज बनने हैं वो पता होना चाहिए और वो हिंज कहाँ कहाँ बनने हैं ये पता होना चाहिए, तब जाके उसका करेक्ट मैकेनिज्म करा पाएंगे आप। तो हमको नंबर ऑफ हिंजेस पता होना चाहिए और लोकेशन ऑफ हिंजेस पता होना चाहिए। 2 बात पता होगा तो वो स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक हिंज बनने हैं, कितने प्लास्टिक हिंज बनने हैं ये पता होगा। तो उसका जब भी आप मैकेनिज्म कराइएगा तो हमेशा करेक्ट मैकेनिज्म कराइएगा और वैसा ही मैकेनिज्म करा के किसी भी स्ट्रक्चर का कोलैप्स लोड फाइंड आउट कीजिएगा। तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ हिंजेस फाइंड आउट करने के लिए क्या पता करना चाहिए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। हमको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है वो 0 होता है। कहने का मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है तो कहने का मतलब कि जब इसका ds निकालिएगा तो ds 0 आ जाएगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसका 0 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हिंज कितने बनाने पड़ेंगे ताकि उसका मैकेनिज्म अगर हो वो n = क्या होता है, पिछले लेक्चर जाके देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो ये सब फंडामेंटल है, इसको डिस्कस कर देते हैं अभी के अभी, क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेट करेगा। अभी बताने का मतलब कि आप रिलेट कर पाएंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने के लिए हमको सोचना क्या क्या होगा। अगर ये चीज़ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हिंज बना देंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हम क्या किए और फिर क्या करना चाहिए किसी स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे ही कोई स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो ये काम पहले करने हैं आपको। पहले ये सोचना है कि कितने हिंज बनने हैं, वो हिंज कहाँ कहाँ बनेंगे। तो चलिए, नंबर ऑफ हिंज बना निकाल चुके हैं, ds+1 के बराबर होता है। ds क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेट है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसका 0 है। तो 0+1 कहने का मतलब को एक हिंज बनाने हैं। एक हिंज बनाते ही वो स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म अगर कर जाएगा वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। अब हमको लोकेशन ऑफ हिंजेस के बारे में पता करने पड़ेंगे, वो हिंज कहाँ कहाँ बनेंगे। हमको कुछ बेसिक फंडामेंटल याद आ रहा है कि वो हिंज कहाँ कहाँ बनने हैं। पहली बात कि वो हिंज वहाँ पे बनेगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, वो हिंज या तो पॉइंट लोड या फिर पॉइंट लोड के अंडर में बन सकता है, कभी भी फ्री एंड पे नहीं बनेगा। तीसरी बात, जहां मटेरियल चेंज कर रहा हो, जहां क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा हो। तो ये सब फंडामेंटल्स हैं जिसको आपको पिछले लेक्चर जाके देखिए, नंबर ऑफ हिंजेस और जो लोकेशन ऑफ हिंजेस हैं उसका सेपरेट लेक्चर है, उसको जाके देखिए, वहां से पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हिंज कहाँ कहाँ बनने हैं और कितने हिंज बनाने चाहिए। तो हमको पता है कि जब सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मोमेंट निकालिएगा, BMD ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा BMD आएगा। कहने का मतलब कि एंड सपोर्ट पे, जहाँ ये सपोर्ट कंडीशन है, A और B सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। वो हमको पहले से पता है कि बेंडिंग मोमेंट क्यों 0 होगा, क्योंकि ये बाहरी सपोर्ट है, ऊपर से हिंज्ड है। कहने का मतलब रोलर सपोर्ट पे भी यहाँ पे हिंज होता है
और पिन हिंज सपोर्ट में यहाँ पे हिंज होता है, उसके वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो निकल के आता है। तो दोनों सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। जहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वहाँ सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आता है, वो जो होता है वो WL/4 के बराबर होता है। तो ये सब फंडामेंटल है। इससे आप हमको ये पता चल जाएगा कि बेंडिंग जो लोकेशन बनेगा वो हिंज का वो कहाँ पे होगा। तो पहले ही ये ए और बी पॉइंट तो पहले एलिमिनेट होगा, ए और बी पॉइंट पहले एलिमिनेट हो गए। अब हिंज बनेगा कहाँ? ए और बी को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे कहीं भी बन सकता है। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद आइए, याद ये कीजिए कि जो हमारा हिंज बनेगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा, पहली बात। तो इससे तो यही कंफर्म होगा कि जो हिंज बनेगा वो हमारा सी पे होगा। या फिर एक और पॉइंट था कि पॉइंट लोड के अंडर चांस होता है बनने का। तो आप पहले पॉइंट लोड देखिए, पॉइंट लोड के नीचे कितना मोमेंट आ रहा है, तो पॉइंट लोड के नीचे मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब हिंज कंफर्म होगा कि सी पे ही बनेगा। तो हिंज आप सी पे बना दीजिए और कहीं हिंज नहीं बनाइएगा, ठीक है, और कहीं हिंज बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो हिंज है वो कंफर्म हो गया कि हिंज बन गया सी पे। ले भाई हिंज बन गया। अब हिंज बनने के बाद क्या करेंगे? हिंज बनने के बाद वो क्या करेगा? बॉडी फेल करेगा। हिंज बनने के बाद बॉडी फेल करेगा। तो हिंज बनने के बाद जो बॉडी फेल करेगा वो कैसे फेल करेगा? तो हिंज बनने के बाद बॉडी के अंदर रिजिड बॉडी रोटेशन होगा, तभी तो फेल करेगा। तो हिंज बनने के बाद बॉडी के अंदर रिजिड बॉडी रोटेशन होगा, वो रोटेट करके यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर कुछ थीटा रोटेशन होगा ऐसे, इसका मतलब कुछ थीटा रोटेशन होगा ऐसे। तो ये बॉडी, ये मेंबर रोटेट होकर यहां आ गया, ये मेंबर रोटेट होकर यहां आ गया। तो ये भी सी पॉइंट है, इसको सी डैश बोल दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब एनालिसिस करने के लिए इसके इंटरनल रिएक्शंस को, इंटरनल मोमेंट को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ है सी पॉइंट पे, प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ है सी पॉइंट पे, इसका मतलब सी पॉइंट पे जो मोमेंट होगा वो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर हो रहा होगा। सी पे जो मोमेंट होगा वो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर हो रहा होगा। अब सी पे मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट के बराबर हो रहा होगा तभी तो जाकर प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ सी पे। तो हमको वो मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कहने का मतलब हमको वो बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो बेंडिंग मोमेंट एक इंटरनल फोर्स है, इंटरनल रिएक्शन है। इसलिए इस स्ट्रक्चर का हमको आधा आधा मतलब ऐसे एफबीडी बनाएंगे ताकि वो BMD मतलब वो जो बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है, मतलब कहने का मतलब सी पॉइंट का BMD, सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट, तो उसको ऐसे ड्रॉ कीजिए कि सी पॉइंट एक अलग अलग स्ट्रक्चर में यहाँ पाए, उस सी पॉइंट पे कट कर दीजिए। तो सी पॉइंट पे ऐसे कट करके आप इसका एफबीडी अलग से बनाइए। तो देखिए इसका एफबीडी बना रहे हैं हम, ये पॉइंट यहाँ पे है, दूर दूर दिखाते हैं ताकि पिक्चर जो हमारा पूरा क्लियर हो। और ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया, और बी ये सी पॉइंट रोटेट होके यहाँ पे आ गया, दोनों रोटेट होके यहाँ पे आ गए हैं। ये सी डैश है, ये भी सी डैश है। कहने का मतलब हमारा पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा था? ये W यहाँ पे एक्ट कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, पहला फंडामेंटल जो हम लोग स्टार्टिंग के लेक्चर के स्टार्ट में जो मैंने आपको बोला था ना कि आप 2-3 बातों का खासा ख्याल रखिएगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगी आगे चल के। आप जब भी किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोलैप्स करवा के कोलैप्स लोड निकालेंगे तो वो हमेशा सही निकालेंगे। वो कैसे? 2-3 बातों का खासा याद रखिएगा। पहली बात, क्योंकि आप सी पॉइंट को कट किए और जो लोड है हमारा W वो सी पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है। इसका मतलब आप लोड को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा दोनों पॉइंट पे, क्योंकि सी पॉइंट तो सेम है ना, दोनों पॉइंट सेम है। यहाँ पे काट के मैंने एफबीडी बनाया है, तो काट के जब एफबीडी बनाया तो W लोड को डायरेक्ट किसी लोड यहाँ पे ट्रांसफर मत करिएगा कि भाई यहाँ पे। आपको कैसे पता कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? आपको नहीं पता ना कि W का कितना पार्ट यहाँ जाएगा, कितना पार्ट यहाँ जाएगा, क्योंकि जाना दोनों पार्ट मिला के यहीं पे है। दोनों पार्ट ऐड करने के बाद W के बराबर होना है, तो वो आपको नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप डायरेक्ट इस लोड को ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई लोड, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर आप एफबीडी बनाते हैं, उस एफबीडी पे वो लोड एक्ट कर रहा हो कॉमन पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे जिसका एफबीडी आप बना रहे हैं। तो हम जिसका भी एफबीडी बना रहे थे उस कॉमन पॉइंट सी पे, सी डैश पे या सी पे ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था। तो इसलिए इस पॉइंट लोड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिएगा। पहले डिस्ट्रीब्यूट कब करना है? ये आपको डिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? जब आप किसी इंडिविजुअल जो एफबीडी बनाए हैं वो इंडिविजुअल एफबीडी का आप इंडिविजुअल एफबीडी को बैलेंस कर लीजिए, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम में ला दीजिए, तो वो अपने आप लोड बैलेंस हो जाएगा, लोड अपने आप डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। वो कैसे होगा? देखिए, हमको पता है कि ए पॉइंट पर रिएक्शन कितना है? W/2 का। बी पॉइंट पर रिएक्शन भी W/2 का। आपको पता होगा, मैकेनिक्स से पढ़े होंगे कि किसी भी 2D स्ट्रक्चर में, अगर कोई भी स्ट्रक्चर 2D है, बॉडी 2D है, तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? समेशन Fx 0 करना पड़ता है। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उनका समेशन 0 के बराबर होना चाहिए। वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उनका भी समेशन 0 के बराबर होना चाहिए। और जो मोमेंट होना चाहिए वो जेड डायरेक्शन में वो 0 के बराबर होना चाहिए। मोमेंट को जेड डायरेक्शन में क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब हमारे फोर्सेज होंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स और जैसे इस प्लेन पे मोमेंट फोर्सेज, इस प्लेन पे फोर्सेज हैं, तो जो हमारा मोमेंट होगा हमेशा इसके परपेंडिकुलर में। मोमेंट निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो वो मोमेंट हमेशा
इस सरफेस के या प्लेन के परपेंडिकुलर निकल के आएगा, इसलिए जेड डायरेक्शन में मूवमेंट निकल के आएगा हमेशा। तो ठीक है, आप जेड से कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा आप क्या कीजिए, मूवमेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0, वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0 और मोमेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब किसी भी बॉडी पे मोमेंट, तब जाके ये बॉडी क्या हो जाएगा, अगर इसको सेटिस्फाई करता है कोई 2D बॉडी, तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया ये। अब हमको पता है कि ये, क्योंकि ये AC डैश इक्विलिब्रियम में है, BC डैश भी इक्विलिब्रियम में है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग जब कोलैप्स लोड को फाइंड करने के लिए जब थ्योरम का बात किए थे, कहने का मतलब अपर बाउंड थ्योरम का जब बात किए थे या फिर लोअर बाउंड थ्योरम की बात किए थे, तो दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन वैलिड था। कहने का मतलब कि अपर बाउंड थ्योरम, देखिए हम लोग अपर बाउंड थ्योरम से ही ये कोलैप्स लोड को निकाल रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग मैकेनिज्म कंडीशन पहले करवा दिए। देखिए अपर बाउंड थ्योरम में कौन कौन सा कंडीशन होता है, मैकेनिज्म कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैकेनिज्म कंडीशन तो बना दिया मैंने, पहले ही मैकेनिज्म करवा दिया उसका। जस्ट जो बॉडी है वो मैकेनिज्म में, यील्डिंग में नहीं है, यील्डिंग कंडीशन में नहीं है, वो मैकेनिज्म कंडीशन में, क्योंकि बॉडी में मैकेनिज्म ऑलरेडी अकर कर चुका है। दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो बॉडी इलास्टिक जोन में भी इक्विलिब्रियम में होगा, बॉडी प्लास्टिक में जाने के बाद भी इक्विलिब्रियम में करेगा, फेल करने के बाद भी, कोलैप्स करने के बाद भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो इसका मतलब ये होल बॉडी इक्विलिब्रियम में है, होल स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है, तो उसका एक पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब ये AC डैश और BC डैश भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए सारे फोर्सेस, सारे मोमेंट बराबर होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। ध्यान से देखिए, इस बॉडी पे एक लोड लग रहा है W/2 का ऊपर। इसका मतलब ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए W/2 के बराबर का फोर्स नीचे आना ही पड़ेगा। W/2 जब फोर्स ऊपर लग रहा है, W/2 के बराबर नीचे का फोर्स आना ही पड़ेगा, तब जाके ये Fy = 0 ये हमारा होल्ड कर पाएगा, ये इक्वेशन होल्ड कर पाएगा, तब जाके ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं, अभी तक हमने मूवमेंट को बैलेंस नहीं किया है, अभी तक सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस किया है, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस किया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया है, मूवमेंट को बैलेंस करना बाकी है। सेम उसी तरह इसका भी काम कीजिए, तो कीजिएगा तो ये W/2 नीचे डायरेक्शन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये देखिए, W जो है वो अपने आप W/2 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि लेंथ बराबर थे। ठीक है, W/2 के फॉर्म में ये जो लोड था, ये W अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमको इस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला फंडामेंटल क्या था हमारा, ये W का डिस्ट्रीब्यूशन। कभी भी मत कीजिएगा, जब भी उसका FBD बनाइएगा तो अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड निकल के आ जाएगा, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा लोड को जितना बैलेंस करना होगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, वो रिएक्शन के हिसाब से अपना बैलेंस कर लेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। पहला फंडामेंटल ये था। दूसरा, थीटा का रोटेशन, जो थीटा का डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, थीटा का डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पूरे आपको कोलैप्स लोड फाइंड आउट में काम आएगा। कैसे निकालेंगे थीटा का डायरेक्शन? देखिए, अगर ये AC डैश मेंबर पे लोड नहीं एक्ट कर रहा होता, ये बॉडी मैकेनिज्म में नहीं गया होता, तो ये बॉडी, ये AC कैसा होता, सीधा होता, एकदम ऐसे सीधा से यहाँ जा रहा होता। लेकिन ये AC यहाँ पे ऐसे होता, लेकिन ये लोड लगा, AC डिफ्लेक्ट किया, रोटेट किया, रिजिड बॉडी रोटेशन हुआ उसके अंदर, तो रोटेट होकर कैसे आ गया, ऐसे से ऐसे आ गया, मतलब यहां से ऐसे आ गया। इसका मतलब यहां से ऐसे आने का मतलब जो थीटा हुआ हमारा वो इस डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये थीटा का रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जैसे एक पॉइंट पर रोटेशन निकाले, C' पॉइंट पर भी रोटेशन निकालिए। C' पॉइंट पर जब रोटेशन निकालिएगा तो ये C' पॉइंट, अगर इस बॉडी पे W लोड नहीं लगता, तो ये मेंबर जो होता हमारा AC डैश वो सीधा ऐसे होता, AC डैश मेंबर सीधा। देखिए ध्यान रखिएगा, थीटा का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं इसको बार बार। ये AC डैश सीधा का सीधा ऐसे होता, अगर इस पे लोड एक्ट नहीं कर रहा होता, इसका मैकेनिज्म अकर नहीं हो रहा होता तो ऐसे होता, लेकिन मैकेनिज्म अकर किया तो ये यहां से उठ के कहां चला गया, ऐसे चला गया। तो यहां पे जो थीटा का डायरेक्शन आया वो ऐसे आ गया, तब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो ये थीटा का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हमको क्या करना है, अब हमको थीटा का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था, ये समझ में आ गया, थीटा का डायरेक्शन कैसे देना है, W को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, दो बातें समझ में आ गई। लेकिन अभी भी इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में मैंने नहीं किया, क्योंकि मोमेंट बैलेंस नहीं किया है। अब मोमेंट बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट, बॉडी में किसी एक पॉइंट के अबाउट एक अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो टेक मोमेंट अबाउट ए के अबाउट जब मोमेंट लेंगे, तो क्योंकि ये ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो W/2 ए से ही पास कर रहा है, तो इसका कोई मोमेंट नहीं आएगा। इसका मोमेंट आएगा, कितना आएगा, W/2 इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L/2। तो W/2 इंटू L/2 के बराबर मोमेंट आएगा। कहने का मतलब कि WL/4। तो इस बॉडी पे, AC डैश बॉडी पे एक नेट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कितने का, WL/4 का, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस बॉडी पे एक नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट है WL/4 का। इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन हमारा
जो एजम्पशन है वो क्या है, प्लास्टिक मैकेनिज्म कंडीशन में जाने के बाद भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स को, नेट मोमेंट को जीरो होना पड़ेगा। तो नेट मोमेंट को जीरो होने के लिए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेट मोमेंट हमारे पास आ रहा है WL/4 का, इस नेट मोमेंट को जीरो करने के लिए सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट का मोमेंट हमको एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। अब वो कहां लगाएंगे, क्योंकि ए पॉइंट पे ऑलरेडी हिंज है, हिंज प्रेजेंट है, क्योंकि हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है बी पॉइंट पे, तो यहां पे भी ऑलरेडी हिंज है, तो यहां पे मोमेंट आ नहीं सकता है। तो इसको मोमेंट को बैलेंस करने के लिए हमको यहां पे सी पॉइंट पे एक मोमेंट लगाना पड़ेगा, कितने के बराबर, WL/4 के बराबर। तो WL/4 के बराबर हमको यहां पे मोमेंट लगाना पड़ा, ताकि ये बॉडी, एसी बॉडी ओवरऑल इक्विलिब्रियम में आ पाए। समझ में आ गया? एसी बॉडी, एसी डैश बॉडी ओवरऑल इक्विलिब्रियम में आ पाए, इसके लिए हमको WL/4 का मोमेंट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना पड़ा, ताकि इस WL/4 जो क्लॉकवाइज था इसको बैलेंस कर सके पहली बार। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको हटाते हैं ताकि साफ दिखे, ये थोड़ा सा घोच-पोच हो गया, ठीक है। तो हमको सिमिलर वे में यहां पे भी जब इसका इक्विलिब्रियम निकालिएगा तो इसमें जो मोमेंट आएगा वो ऐसे आएगा, WL/4 का ये भी आएगा। और इसका थीटा का रोटेशन ध्यान दीजिएगा, थीटा का डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, इसका भी थीटा का डायरेक्शन वैसे ही निकालिएगा जैसे उसका निकाले थे, थीटा थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात क्या क्या इंपॉर्टेंट था, लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है किसी कॉमन पॉइंट पे। दूसरी बात, थीटा का डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, थीटा का हर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कैसे निकालना है वो आपको बता चुके हैं। पहले उस मेंबर को ऐसे मानिए कि अगर ये लोड नहीं एक्ट करता तो वो मेंबर कहाँ होता, कैसे होता। अगर ये लोड नहीं एक्ट कर रहा तो ये मेंबर ऐसे सीधा होता, यहाँ पड़ा होता। ये इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो इस पॉइंट के लिए मेंबर यहाँ पे पड़ा होता सीधा का सीधा। लेकिन जैसे ही लोड लगा, कोलैप्स किया, रोटेट किया, तो ये बॉडी यहाँ चला गया, ये बॉडी यहाँ चला गया, तो थीटा का रोटेशन का डायरेक्शन ऐसे निकल के आएगा। दूसरी बात, ये दोनों बात हो गई। तीसरी बात क्या है, इस बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन, इस बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन ध्यान रखिएगा कि ये बेंडिंग मोमेंट जो है, ये जो बेंडिंग मोमेंट मैंने लगाया, ये हमेशा, अभी तो आपको ये लगा के दिखाया कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों आया, क्योंकि ये रिएक्शन W/2 क्लॉकवाइज में आ रहा था, इसके कारण जो मोमेंट आ रहा था वो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ा। लेकिन आपको हमेशा ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो थीटा है और जो MP है मोमेंट। चलिए MP के बारे में एक काम करते हैं, पहले MP के बारे में देख लेते हैं। अब बताइए, अब हमारा मैकेनिज्म कहां पे हुआ, हमारा प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, सी पे। इसका मतलब सी पे जो मोमेंट हो रहा होगा, MP को रीच कर रहा होगा प्लास्टिक मोमेंट को। तो सी पे जो मोमेंट आया, बेंडिंग मोमेंट आया, वो कितना आया, सी पे जो बेंडिंग मोमेंट आया वो कितना आया, WL/4 के बराबर ही है ना दोनों जगह पे। WL/4 के बराबर बेंडिंग मोमेंट आया, जो हमको ये बैलेंस कर रहा है इस इक्विलिब्रियम को। तो यही बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होना चाहिए, प्लास्टिक मोमेंट के बराबर। यही बेंडिंग मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होगा, तभी तो, अब क्योंकि हिंज का फॉर्मेशन तो सी पे हो रहा है, ये मोमेंट भी बेंडिंग मोमेंट सी पे ही आ रहा है, तो इसका मतलब इस बेंडिंग मोमेंट को प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होना पड़ेगा ताकि हिंज का फॉर्मेशन हो सके। अगर ये बेंडिंग मोमेंट प्लास्टिक हिंज के बराबर नहीं होगा, प्लास्टिक मोमेंट के बराबर, तो इसका मतलब हिंज का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। तो इसी मोमेंट को, इसी बेंडिंग मोमेंट को हमको ये WL/4 को MP के बराबर करना है। तो अब यहां से हम लोग WU मतलब जो W है वो W मतलब कोलैप्स लोड को निकाल सकते हैं कि कितने लोड पे, 4MP/L। तो इतने लोड पे ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, ये हमारा कोलैप्स लोड है। तो ये कोलैप्स लोड थोड़ा सा लेंदी मेथड से था, कहने का मतलब ये फंडामेंटल मेथड है, इस मेथड को हमेशा याद रखिएगा, आगे काम आएगा किसी किसी क्वेश्चंस में। लेकिन हमको आपको एक आसान क्वेश्चन, अभी आसान मेथड बताएंगे। तो कहने का मतलब, तो इस लोड के अंदर में फिल हो गया, हम इस कोलैप्स लोड को MP के फॉर्म में क्यों बताएं, क्योंकि MP हमको पता है, MP नोन है। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी बॉडी के लिए MP नोन होता है। कैसे? क्योंकि अगर इस बीम का क्रॉस सेक्शन नोन है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी नोन है, उसका मटेरियल प्रॉपर्टी नोन है, MP इक्वल टू क्या होता है, FY A/2 Y1 बार प्लस Y2 बार। तो उसका अगर क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी नोन है, उसका मटेरियल प्रॉपर्टी नोन है, तो उसका MP नोन होगा। इसलिए MP नोन है, MP एक नोन फॉर्म है, इसलिए MP एक नोन क्वांटिटी है, MP एक नोन क्वांटिटी है, इसलिए जो हम लोग कोलैप्स लोड दिखाए हैं वो MP के फॉर्म में दिखाए हैं। तो ये हमारा कोलैप्स लोड है, जिस लोड पे ये कोलैप्स अकर करेगा। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। अब हमको ये इतने लोड के बराबर MP हमको पता है, MP डालिए यहाँ पे, MP डालने के बाद जितना लोड निकल के आएगा उतना लोड अगर यहाँ लगा दीजिएगा, उस लोड के अंतर्गत यहाँ पे, उस लोड के अंडर में यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होगा और ये बॉडी कोलैप्स कर जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्योंकि MP के बारे में देख चुके हैं, क्योंकि जो इंटरनल ये रेजिस्टिंग मोमेंट था, ये खुद यही MP है,
तभी तो यहाँ पे हिंज का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हमको पता चल चुका है कि ये खुद एमपी है, यही एमपी है। अब हमको क्या करना है, अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो थीटा होंगे और जो एमपी होगा वो हमेशा अपोजिट होगा। थीटा एंड एमपी आर ऑलवेज अपोजिट। ये हमेशा अपोजिट क्यों होंगे? कि थीटा को आपने कॉज किया, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लोड लगाया तो उसको थीटा से रोटेट कराया। एमपी जो है वो इंटरनल रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट है, इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट है। तो एमपी जनरेट हुआ ताकि उस थीटा को रेजिस्ट कर सके। एमपी जनरेट ही हुआ थीटा को रेजिस्ट करने के लिए। तो जब तक थीटा और एमपी अपोजिट नहीं होंगे तब तक वो रेजिस्ट कैसे करेगा थीटा को? तो इसलिए एमपी और थीटा हमेशा अपोजिट ही नेचर के होंगे। इसलिए अब इस तरीके से आपको अगर एमपी का डायरेक्शन निकालना भी है, अगर किसी क्वेश्चन में एमपी का डायरेक्शन निकालना है, आपको एमपी का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? दोनों का एफबीडी बनाइए। अगर डायरेक्ट इस डायग्राम में डायरेक्ट आपको एमपी का डायरेक्शन बताना है, इस डायग्राम में आपको डायरेक्ट एमपी का डायरेक्शन बताना है तो कैसे बताइएगा? एमपी तो सी पे जनरेट होगा। अब सी पे जनरेट होगा लेकिन दोनों डायरेक्शन, दोनों पॉइंट पे, सी पॉइंट पे तो एमपी आएगा लेकिन दोनों मेंबर में अलग अलग डायरेक्शन का एमपी आएगा। तो हमको ये पता है, तो इसके अलग अलग मेंबर के लिए दोनों के लिए थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो इस मेंबर के लिए थीटा फाइंड कीजिएगा तो ये थीटा ऐसे आएगा, इसके लिए फाइंड कीजिएगा तो थीटा ऐसे आएगा। थीटा आया क्लॉकवाइज, यहां थीटा आया एंटी क्लॉकवाइज। हमको पता है कि इस मेंबर में जब थीटा क्लॉकवाइज आया तो हमको एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा एमपी, यहाँ एमपी ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आया, हमको यहाँ पे क्लॉकवाइज एमपी लगाना पड़ेगा। तो एमपी का डायरेक्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये कंसेप्ट को यूज कीजिएगा हमेशा, ये हमेशा याद रखिएगा। बाकी आप उसका एफबीडी बना के भी एमपी अपने आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब ये बता रहा था तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन बताया था क्या मैंने, कैसे निकालना है? अपोजिट होता है या सेम होता है, कुछ नहीं बताया था। आप इसको इक्विलिब्रियम में किए, इक्विलिब्रियम में करने के बाद जितना मोमेंट लगाना पड़ा आप लगाएं, उसका मोमेंट का डायरेक्शन अपने आप इसके अपोजिट निकल के आ गया। लेकिन ये फंडामेंटल कंसेप्ट है कि याद रखिएगा कि थीटा को हमेशा अपोजिट, थीटा और एमपी हमेशा अपोजिट होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए एमपी के डायरेक्शन को आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये था एक बेसिक फंडामेंटल मेथड जिस तरीके से आप लोग किसी भी स्ट्रक्चर में कोलैप्स लोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको पता है, अभी जस्ट पिछले क्लास में पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बोलता है कि एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क, और इंटरनल वर्क जो होते हैं, एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क का समेशन जो होता है वो हमेशा जीरो निकल के आता है। कैसे? अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में हो तो, बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क हमेशा जीरो निकल के आता है। इंटरनल वर्क उतना ही अपोजिट काम कर देता है जितना एक्सटर्नल वर्क काम करता है। तो हमारे केस में एक्सटर्नल वर्क कौन कौन करेगा? जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। हमारे केस में एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं? डब्ल्यू जो मैंने एक्सटर्नली अप्लाई किया, रिएक्शंस जो डेवलप हुए, तो ये सब एक्सटर्नल वर्क हैं। तो एक्सटर्नल वर्क निकालने के लिए और उतना ही अपोजिट काम इंटरनल वर्क भी कर देगा, इसलिए इंटरनल वर्क का जो साइन होता है वो नेगेटिव यहाँ पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल वर्क उतना ही अपोजिट काम कर देता है। तो इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क। एक्सटर्नल वर्क को इंटरनल वर्क से डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क कौन कौन करेगा? ये डब्ल्यू करेगा। डब्ल्यू क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग पार्ट में, तो अलग अलग पार्ट में करते हैं। तो ये डब्ल्यू, यही डब्ल्यू सेम डब्ल्यू को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ से एफबीडी से करते हैं। तो एफबीडी से करने के लिए ये डब्ल्यू कितना काम किया उसके काम को निकालना पड़ेगा। ये W/2 लगने की वजह से ये पार्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे, ये निकल के आ जाएगा L/2 इंटू थीटा। ये कैसे निकल के आएगा एक बार ये भी देख लीजिए। किसी भी आर्क में अगर आप आर्क को देखते हैं, आर्क में थीटा पता होता है, रेडियस पता होता है, तो इसका आर्क का लेंथ जो L होता है वो L इक्वल टू क्या होता है? R इंटू थीटा, उसका रेडियस और जो आर्क कंस्टिट्यूट कर रहा है एंगल उसके के सेंटर पे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे थीटा को बशर्ते रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होता है तब जाके ये लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो पाता है। तो रेडियन में करने के बाद उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कीजिएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया क्योंकि यहाँ पे रिजिड बॉडी रोटेशन हुआ है। तो ये एक रिजिड बॉडी की तरह यहाँ से यहाँ रोटेट कर दिया। कहने का मतलब रोटेट किया तो रोटेट कितने से किया? थीटा से। और कितना लेंथ था जो रोटेट किया? उसका L/2 लेंथ था। तो जो इसका लेंथ आएगा आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ के जैसे स्ट्रेट है इतना, ये थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ना होके वो जो कर्वेचर होता है वो भी स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखता है। इसलिए ये जो लेंथ निकल के आ जाएगा वो रेडियस इंटू थीटा के बराबर। तो यहाँ पर रेडियस कितना था? L/2, तो L/2 इंटू थीटा, तो L/2 थीटा के बराबर ये लेंथ आ जाएगा। तो ये W/2 कितना काम करेगा? W/2 कितना काम करेगा? W/2
फोर्स लगा और फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से उसी के डायरेक्शन में, तो ये फोर्स की वजह से उसी के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे कितने का L/2 इंटू थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे L/2 इंटू थीटा का डिस्प्लेसमेंट करा दीजिएगा, प्लस ये भी W/2 तो काम कर रहा है, तो ये भी W/2 काम कर रहा है कितने का, ये भी L/2 इंटू थीटा का काम कर रहा है। ये W/2 रिएक्शंस हैं, ये भी एक्सटर्नल फोर्सेज ही हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसके वजह से, इन दोनों के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो जीरो हो रहा है, इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसको वर्क में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब इंटरनल वर्क कौन करेगा? हमारे केस में एक्सटर्नल वर्क करता है वो जो मैंने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया। इंटरनल वर्क करते हैं इंटरनल जनरेटिंग मोमेंट, जैसे कि प्लास्टिक मोमेंट हो गए, शियर फोर्स हो गए, जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो हमारे इंटरनल काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल फोर्स कौन कौन से डेवलप हुए हैं इंटरनल, तो ये जो मोमेंट जनरेट हुआ MP, ये MP इसी को तो निकालना है, तो ये MP इंटरनल मोमेंट है, इसी को निकालना है, तो यही एक निगेटिव काम करेगा, इंटरनल काम करेगा। तो ये MP कितना काम किया, MP इस थीटा को रेजिस्ट कर रहा है, ये थीटा को होने नहीं दिया, थीटा को जो MP है वो रेजिस्ट कर रहा है थीटा को होने, जैसे ये W/2 था ना, लोड लगाया, ये लोड को लगाया मैंने और लोड के डायरेक्शन में थीटा रोटेशन हुआ। तो आपको वर्क डन का दो फॉर्मूला बताए थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी एक फॉर्मूला था। दूसरा मोमेंट इनटू उसके द्वारा कॉज किया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये मोमेंट काम कर रहा है कितने डिस्प्लेसमेंट को बचाने के लिए, थीटा डिस्प्लेसमेंट को बचाने के लिए, तो ये मोमेंट काम कर रहा है थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये मोमेंट, तो ये सेम मोमेंट यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी MP काम कर रहा है, तो ये MP काम कर रहा है थीटा के लिए, ये MP काम कर रहा है थीटा के लिए, तो MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, ये भी इंटरनल वर्क में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो जब इसको फाइनली निकालिएगा कैलकुलेट करके, तो यहाँ से जो आप W, हमको W निकालना है ना, W निकालना है, बाकी सब L थीटा ये थीटा थीटा कट कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, बाकी जब W निकालिएगा तो ये भी 4MP/L आ जाएगा। तो ये समझ में आया, तो 4MP/L दोनों केस में आया था, यहाँ पे मैंने FBD से निकाल दिया, यहाँ पे FBD से निकाल दिया। अब एक फाइनल जो सेकंड लास्ट मेथड है वो एक डायरेक्ट मेथड है कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करने का, हमेशा हम आपको उसी मेथड से बताएंगे और आपको भी उसी मेथड को यूज करना है एग्जाम में कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करने के लिए। बाकी ये सब मेथड फंडामेंटल है, इनको तभी यूज करेंगे जब वो मेथड यूज नहीं हो पाएंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसपे ये डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, तब आपको उस मेथड का यूज करना पड़ेगा। इस मेथड को FBD बना के आपको मोमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके प्लास्टिक मोमेंट निकालना पड़ेगा, फिर प्लास्टिक मोमेंट को इक्वेट कीजिएगा उस मोमेंट से, तब जाके आपका कोलैप्स लोड निकल के आएगा। या फिर इसको भी जो मैंने बनाया है वो FBD से ही बनाया है, लेकिन अब FBD से बनाएंगे डायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। ये मेरा W वर्क किया था, ठीक है, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। हमको प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन पता है कि इसी पॉइंट पे C पॉइंट पे होना है। C पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन बनने के बाद ये रोटेट करेगा ऐसे, ये रोटेट करेगा ऐसे, तो हमको पता है कि रोटेशन कैसे निकालना है। थीटा जब इस पॉइंट पे निकालिएगा, थीटा जब इस पॉइंट पे निकालिएगा और थीटा जब इस पॉइंट पे निकालिएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, और थीटा जब इस पॉइंट पे निकालिएगा ऐसे करके, तो ये बॉडी पहले ऐसे होता, उसके बाद ऐसे चला गया, तो इसका रोटेशन ऐसे आएगा, इसका रोटेशन ऐसे आएगा। तो ये सब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमको MP दिखाना है क्योंकि यहाँ थीटा हुआ है तो यहाँ MP आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ थीटा हुआ है तो यहाँ भी MP आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये MP हो गया, ये भी MP हो गया। अब हमको डायरेक्ट यूज करना है, हम लोग वर्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यूज करेंगे, बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डायरेक्ट यूज करेंगे। एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू इंटरनल वर्क। तो अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ, इस थीटा को यहां ट्रांसफर कर दीजिए। अगर एक मेंबर में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इस मेंबर को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये मेंबर, अगर ये लोड नहीं लग रहा होता तो ये मेंबर सीधा का सीधा ऐसे चला गया होता, ये मेंबर सीधा का सीधा ऐसे चला गया होता। इस लोड के वजह से यहाँ पे हिंज का फॉर्मेशन हुआ और ये मेंबर यहाँ से यहाँ चला गया, तो इस मेंबर में ओवरऑल रोटेशन देखने को जो मिला, ये यहाँ पे थीटा यहाँ और फिर यहाँ से थीटा चल के फिर यहाँ से थीटा यहाँ चला गया, मतलब ओवरऑल यहाँ पे 2 थीटा देखने को मिला, 2 थीटा देखने को मिला। तो हमको जो एक्सटर्नल काम करेगा वो कौन करेगा, पहले तो W काम करेगा, W इंटू ये लेंथ हमको पता है, ये लेंथ कितना है, L/2 इंटू थीटा के बराबर है ये लेंथ। ये डिस्प्लेसमेंट जो कॉज किया W, ये डिस्प्लेसमेंट L/2 इंटू थीटा के बराबर है, तो ये W इंटू L/2 कर देंगे थीटा।
ठीक है। अब इसको बराबर कर देंगे इंटरनल वर्क से, तो ये एमपी कितना काम किया टोटल मिला के, थीटा प्लस थीटा टू थीटा काम किया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट निकालिएगा, तो ये जब डब्ल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 4 MP/। तो ये डायरेक्ट निकालने का तरीका था। अभी डायरेक्ट निकालने का तरीका जो था उसको आगे अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो रहा था, इसलिए नेक्स्ट क्लास से जो डिस्कस करेंगे वो बस इसी मेथड का डिस्कस करेंगे। बाकी जो फंडामेंटल मेथड्स हैं, वो लंबे लंबे मेथड्स, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। इस मेथड से डायरेक्ट किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोलैप्स रूल को फाइंड आउट करेंगे।